नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज की। आमतौर पर शुगर के नाम से जाने जाने वाली डायबिटीज अब हमारे लिए अनजाना शब्द नहीं रह गया है। डायबिटीज के मरीजों की संख्या भारत के साथ साथ दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। कम ही परिवार ऐसे हैं जहां इस बीमारी का मरीज ना हो। डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 दोनों के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार साल 2030 तक लगभग 9 करोड़ लोगों को डायबिटीज टाइप 2 होने की आशंका है। हमारा देश दुनिया भर के डायबिटीज रोगियों की राजधानी माना जाता है। आयुष्मान भव में आज डायबिटीज से जुड़े तमाम पहलुओं की बात करेंगे, इसके कारणों, लक्षणों और बचाव पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर समय रहते कुछ बातों पर गौर किया जाए तो इस बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है। आज डायबिटीज से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं जो अलग अलग पैथी से हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल टंडन, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शामकुवर और साथ ही हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर आशा चौधरी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिगड़ी जीवन शैली के चलते आज डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। डायबिटीज भी अन्य बीमारियों की तरह शुरुआती लक्षण दिखाती है, जिन्हें समझकर हम इस बीमारी को घातक स्तर पर जाने से रोक सकते हैं। आजकल के इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वो है डायबिटीज यानी मधुमेह। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो उससे फिर जीवन भर छोड़ती नहीं। हालांकि बेहतर लाइफस्टाइल और खान पान से इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। इस बीमारी का सबसे बुरा पक्ष ये है कि ये शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। मधुमेह रोगियों को किडनी और लिवर की बीमारी, पैरों और आंखों में दिक्कत होना आम है। पहले ये बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसका मिलना चिंता का एक बड़ा कारण हो गया है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मधुमेह ज्यादातर वंशानुगत और बिगड़ी जीवन शैली होने के कारण होता है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 की श्रेणी में रखा जाता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को ये बीमारी होने की आशंका अधिक रहती है। इसके अलावा अगर आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, अनियमित खान पान है और ज्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अलग अलग पैथी के विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, इसके कारण क्या है, उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर निखिल टंडन, आपसे शुरुआत करूं तो हमने कोशिश की कि डायबिटीज क्या है उसे समझाया जाए। हम जब डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 की बात करते हैं तो ये किस तरह से अलग है और डायबिटीज आखिर शरीर में क्या परिवर्तन लेकर आती है, इससे अगर आम भाषा में आप बताएं। जी, सो टाइप 1 डायबिटीज इस तरह होती है जब शरीर में इंसुलिन बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब जो पैनक्रियाज जो आपने बताया था अपने स्क्रीन पे, पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है। और टाइप 1 डायबिटीज में अधिकतर ये होता है कि बिकॉज ऑफ शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी वजह से पैनक्रियाज के उन सेल्स को नष्ट कर देता है जिसका काम है इंसुलिन बनाना। तो इसलिए इंसुलिन की मात्रा नहीं के बराबर हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज की कहानी थोड़ी अलग तरीके से शुरू होती है। उसमें भी आपने अच्छी तरह से बताया है कि शुरुआत में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो पर्याप्त प्रकार से काम नहीं कर पाती। जो टिश्यूज में उसका जो एक्शन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसलिए शरीर को लगता है कि मुझे और इंसुलिन बनाने की आवश्यकता है। वो और इंसुलिन बनाती है ताकि वो ओवरकम करे इस रेजिस्टेंस को, लेकिन कभी ना कभी फिर वो उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती जो उसको बनाने की आवश्यकता है और वो
टिश्यूज पे काम नहीं कर पाती। मैं थोड़ा सा इसको अलग से उदाहरण दे देता हूं कि आप सोचिए एक दरवाजा है, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अगर आप में क्षमता है, जोर है, आप धक्का मारेंगे तो वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अगर आप दुर्बल हो गए, यानी आपको टाइप 1 डायबिटीज वाली परिस्थिति का मैं इसमें उदाहरण दे रहा हूं, आपके शरीर में वो शक्ति ही नहीं है, तो वो आपसे दरवाजा नहीं खुलेगा। और टाइप 2 में आप ये सोचिए कि इतना ज्यादा जंग लग चुका है उस दरवाजे में कि आपके पास है भी है, आपके पास दम है, लेकिन उसके बावजूद वो दरवाजा खोलने में आपको दिक्कत आ रही है। तो ये दो अलग तरीके से हैं, लेकिन इवेंचुअली एंड पॉइंट वही होता है जो आपने बताया कि क्योंकि इंसुलिन या तो कम है या इंसुलिन काम नहीं कर पा रही है, तो शरीर में, रक्त में आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ क्या है, इसके बारे में हमें डॉक्टर निखिल टंडन ने बताया है। आयुर्वेदिक नज़रिए से अगर डॉक्टर मनोज शामकुवर बात करूं तो डायबिटीज़ को लेकर आयुर्वेद नज़रिया क्या कहता है? बेसिकली आयुर्वेद में भी मतलब जिस तरीके से डायबिटीज का वर्णन है उसी तरीके से प्रमेह व्याधि करके यहाँ मतलब वर्णन किया हुआ है आयुर्वेद में। और उसके सबसे आखिरी का एक मतलब 20 प्रकार के प्रमेय माने हैं, उसमें से आखिरी का एक प्रकार है मधुमेह। जो जितने भी प्रमेय है उसका एंड पॉइंट जो भी होगा, जैसे सर ने बताया कि किसी भी तरीके से पैथोलॉजी हो, लेकिन जो आपने जैसे बताया जिस तरीके से डिस्कस किया है उसी तरीके से ये मधुमेह ये सबसे लास्ट स्टेज है कि हर इसका मतलब ये रहेगा। और इसका मतलब आयुर्वेद में भी इस चीज को दो तरीके से भी बांटा है। मतलब ये एक जो बोला है कि एक अमित अपत्य निमित्त, मतलब खान पान अगर प्रॉपर ना करे तो, और दूसरा एक कि सहज प्रमेय बोला है जिसको हेरिडिटी ओरिजिन माना गया है कि कुलज विकार जैसे। जी। अगर डॉक्टर आशा चौधरी होम्योपैथी की हम बात करें तो क्या कुछ कहती है होम्योपैथी डायबिटीज़ को लेकर, और मुख्य तौर पर अगर हम देख रहे हैं कि आज भारत डायबिटिक कैपिटल बन रहा है तो इसके पीछे बड़े कारण आप क्या समझती हैं? सबसे पहले तो कारण आपने जैसे बताए हैं, दो होते हैं डायबिटिक के, या तो पहले फैमिली में चला आ रहा है जेनेटिक है, या आउटसाइड कंसर्न से हो सकता है, आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हो सकता है। जैसे कि किसी की डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे बैठे काम करते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है ये डायबिटीज का। तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है साथ में, लेकिन इसमें सबसे जो हमारे होम्योपैथी में हम इसमें देखते हैं कि उनको पहले उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं हम उनकी, और जो ऑलरेडी वो दवाई ले रहे हैं, जो भी डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं वो उनको लेने देते हैं हम लोग, ताकि उनकी जो उसका बीमारी आगे ना बढ़े मतलब। और साथ में हम अपनी दवाइयां देते हैं ताकि उनका जो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो दवाई की जो ड्यूरेशन होती है, जो डोज होती है, वो धीरे धीरे फिर कम हो जाती है। लेकिन इन सब के साथ उनको डाइट का और अपनी एक्सरसाइज का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो होम्योपैथी एक एडिशनल हम मेडिसिन दे सकते हैं उनको, पर बेसिक उनको अपनी जो डायबिटीज की दवाई है वो तो लेनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल। और होम्योपैथी में और क्या कुछ किया जा सकता है ट्रीटमेंट वाले और प्रिवेंशन वाले पक्ष पर जब हम आएंगे तो ज़रूर डॉक्टर आशा इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर निखिल टंडन, मैं फिर से वही कहूँगी कि जो डायबिटिक कैपिटल इंडिया अब बनती जा रही है, और काफ़ी आशंका है कि जो मरीज़ हैं, इसके रोगी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आने वाले समय में होंगे। मैं चाहूँगी मोटे तौर पर जो बड़े कारण हैं उनके बारे में आप बताएं कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को डायबिटीज़ हो रही है आज? इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी बताऊंगा आपको। करीब 110 साल पहले लांसेट नामक जर्नल है, जो बड़ा बहुत ही एक स्पेशल जर्नल है मेडिसिन का। तो उन्होंने एडिटोरियल निकाला था, 1907 की बात है, कि व्हाट गाउट इज टू द एरिस्टोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, डायबिटीज इज टू द एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है ये रईस लोगों की बीमारी है, जिनके पास पैसा है, जो खाते पीते हैं, उनकी बीमारी होती है। अब परिस्थिति ये हो चुकी है, ये किसी वर्ग को, किसी श्रेणी को, ये किसी भी उम्र को ये इस बीमारी से अब बचाव नहीं है। तो ये परिवर्तन आप सोचिए, 100 साल में जो खाली रईसों की बीमारी थी वो अब हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा में पहुंच गई है। इसके वही बार बार हम लोग कारण तो वही समझते हैं कि एक जो एनवायरनमेंट का सवाल है कि हम लोग परिश्रमी दूसरे किस्म के थे, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे, जो हमारा ट्रेडिशनल आहार था उसमें रेशा ज्यादा था, हम लोग ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खाते थे, वसा की मात्रा कम रखते थे, चीनी की मात्रा कम रखते थे। अब क्या हो गया है, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स,
फाइबर कम, फैट ज्यादा, चीनी ज्यादा। आपको ये जान के अचंभा होगा कि अगर हम एक्चुअल कैलोरी इनटेक देखेंगे तो ओवर द इयर्स कैलोरी इनटेक में तो थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ा है कि वो कैलोरीज का सोर्स क्या है। तो फैट और शुगर का जो कैलोरीज का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस बीच में। जहां तक फिजिकल एक्टिविटी का सवाल था, मुझे दिल्ली में अपना बचपन का याद है। दिल्ली में लोग काम पे साइकिलों में जाया करते थे, बस सुबह एक साइकिलों की भीड़ निकलती थी, लोग फैक्ट्री वाले जो जाते थे इत्यादि। अब आप देखेंगे जो फिजिकल एक्टिविटी वाला कंपोनेंट है वो भी कम होता चला गया है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हम कम जानते हैं और इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, कि हम बार बार कहते हैं कि हमारी जीन्स में होगा, लेकिन देखिए जीन्स में इतना परिवर्तन इतने छोटे ड्यूरेशन में नहीं आता है। लेकिन जो ये जरूर आ सकता है कि वही जीन्स एक प्रकार के एनवायरनमेंट में उनका असर क्या होता था, और अब क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है, हमारे डाइटरी हैबिट्स में चेंज हो गया है, तो वही जीन्स की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव आ सकता है। तो वही जीन्स का जो असर था इन द प्रेजेंस ऑफ लेस फूड, सिंपलर फूड, मोर फिजिकल एक्टिविटी वर्सेस टुडे, उसमें बहुत अंतर है। तो ये वही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, चेंज इन डाइट एंड रिडक्शन इन फिजिकल एक्टिविटी। ये मोटे मोटे यही कारण है जो आपने अभी आंकड़े बताए कि इस समय 70 मिलियन 7 करोड़ लोगों को है, उम्मीद है 9 हो जाएगी। इसमें एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि बार बार हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किए हैं कि कितने बढ़ के हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली वो सभी प्रेडिक्शन रॉन्ग हुए हैं। अगर हमने कहा कि 7 करोड़ हो जाएंगे 2025 तक, तो वो 7 करोड़ 2015 तक हो गए। जब हम कहते हैं कि 9 करोड़ 2030 में आएंगे, तो मुझे लगता है वो हो सकता है उससे पहले भी आ चुके हैं। तो हमारे प्रेडिक्शंस अनफॉर्चुनेटली हम अंडर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है। आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं डॉक्टर श्याम कुंवर, आयुर्वेद जो बात करता है मोटे तौर पर वात, पित्त, कफ और जो शरीर में तमाम रसायन हैं उनकी गड़बड़ी को लेकर बड़े कारण जो हमें डॉक्टर टंडन ने बताए हैं, उनमें कारणों में आप क्या जोड़ेंगे? क्योंकि तनाव को हम देखें वो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे जीवन का आजकल बन गया है, और बदलती जीवन शैली, बिगड़ी जीवन शैली ही बहुत बड़ी वजह सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, काफ़ी और बीमारियों की भी है। तो आयुर्वेद इसके कारणों के पीछे क्या कहता है? बिल्कुल आपने सही बोला। एक्चुअली जैसे कि मतलब सर ने बताया था, हम लोग डायबिटीज या प्रमेह या मधुमेह, ये मतलब तीनों दोषों से माना जाता है। मतलब जो सबसे बड़े व्याधि माने जाते, महारोग जिनको बोलते हैं, ऐसे 8 महारोग है, उसमें से एक प्रमेह है, इसमें से एक डायबिटीज है। और तीनों मतलब इसके जो है वो तीनों दोषों के कारण होता है, लेकिन कफ प्रधान माना जाता है। ये कफ के कारण, मतलब जितने भी हम लोग जितने भी हम लोग आहार रहेगा हमारा, जैसे दही हो गया अभिसंधि जिस तरीके से, तो जो कफ बढ़ाने वाले जो जितने आहार रहेंगे उसमें ये चांसेस ज्यादा रहेंगे डायबिटीज के। वैसे ही मतलब आप जैसे लेजीनेस है, व्यायाम नहीं करेगा फिर कब बढ़ेगा। अगर हम लोग ज्यादा मतलब सोने वाले, जैसे सर ने बताया कि ये पुराना पहले ये माना जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है। आयुर्वेद ने भी उसी तरीके से माना है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोते रहते थे, बैठे रहते थे, जो ज्यादा खाना खाते थे, दही ज्यादा करते, मतलब उसी तरीके से अभिसंधि पदार्थ जो ज्यादा खाते थे, उन्हीं को ये व्याधि मतलब ज्यादातर रहती थी। मेन कंडीशन हमारी है डाइजेशन पर, कि जिनका अग्नि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उन लोगों को ये मतलब ज्यादातर डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ी रहती है। इसलिए आयुर्वेद ये हमेशा मतलब मानता है कि जिसका डाइजेशन मतलब ठीक है, अगर हमें ट्रीटमेंट भी करनी है तो डाइजेशन प्रॉपर करना है। आप जितने भी आपने भी कारण बताए वो उसी तरीके से बताया, जो हमेशा डाइजेशन को करते हैं। अग्नि मान लीजिए इसका मेन कारण। ठीक है डॉक्टर आशा, डायबिटीज को ये भी कहा जाता है कि ये खुद तो एक बीमारी है ही, ये तमाम और बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। डायबिटीज का असर और किन किन अंगों पर पड़ता है, शरीर पर क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, इसको लेकर बताएं। अच्छा, नहीं, सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि डायबिटीज और भी बहुत ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा तो हार्ट पे 70% इसका हार्ट पे असर होता है, साथ में किडनी पे होता है, आईज में होता है, और इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वो बहुत देर में ठीक होते हैं। और किडनी में भी बहुत जल्दी असर हो जाता है, उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साथ में सबसे कॉमन है कि गैंग्रीन होना, पैरों के तलवे जो नम हो जाते हैं, जैसे डायबिटिक को बोलते हैं कि नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए, या नाखून किसी और से कटवाएं वो,
क्योंकि उनको अपने आप को मालूम नहीं पड़ता वो कितना काट रहे हैं, उनको दर्द भी नहीं होता है, तो कभी कभी वो नाखून ही ज्यादा काट लेते हैं। ऐसे आईज का भी बहुत है, उनको आंखों की हर साल प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक सबसे बड़ा कारण है आज ब्लाइंडनेस का। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें उनका बहुत ज्यादा खराब असर होता है, जिन सिस्टम्स पे असर होता है। वैसे तो डायबिटिक हर सेल के ऊपर असर करती है, ये मैं आज नहीं कह सकती कि ये वाला बॉडी का पार्ट डायबिटिक में नहीं होगा। डायबिटीज हर सेल को असर करती है, और अगर एक बार हो जाती है तो हर एज तक पूरी, जब तक वो आदमी जिंदा रहता है उसको पूरे जिंदगी भर इसका कोई ना कोई दुष्प्रभाव होता ही रहता है। तो जैसे बच्चों में भी हो जाता है, जैसे ब्लड निकला उसका वो ब्लड नहीं रुकेगा, तो ब्लड में नर्व्स में न्यूरोपैथी हो जाती है, सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी और हर मतलब किसी भी ऑर्गन को ये छोड़ता नहीं है ये बीमारी जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मेन कारण जैसे डायबिटिक हो गई, साथ में लोगों की अपनी आदतें नहीं छोड़ते वो लोग। अगर अल्कोहलिक है तो अपना कम से कम अल्कोहल छोड़ दे, सिगरेट पी रहे हैं वो छोड़ दें, तो उनको छोड़ने से भी थोड़ा बहुत उनके कुछ तो ऑर्गन बच ही सकते हैं, लेकिन वो अपना इस तरह से ध्यान नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है डॉक्टर टंडन, कोई भी बीमारी और डायबिटीज़ भी अगर बहुत शुरुआत में उसको पकड़ लिया जाए कि हमें ये समस्या है, तो काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस तरह से मैंने अंगों पर असर की बात कही, तो जाहिर तौर पर उनको भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो अगर व्यक्ति में दिखाई दें तो उसे ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? हो सकता है डायबिटीज़ हो, ऐसे किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? इस प्रश्न के भी मैं 2 उत्तर दूंगा। तो लक्षण होते हैं, और वो लक्षण होते हैं ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना, कभी कभी ज्यादा भूख लगना। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, कई बारी ऐसा होता है कि घाव नहीं सूखना, बार बार इन्फेक्शन होना। अब ये असल में ये लक्षण तब होते हैं जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, लेकिन कई लोगों में सालों साल तक शुगर मामूली हिस्से तक बढ़ी रहती है, लेकिन कोई ऐसे लक्षण प्रकट नहीं भी आ सकते हैं। इसी कारण हमें डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए ना केवल लक्षण आने का इंतजार करना चाहिए, पर एक नियमित रूप से शुगर की जांच भी करा लेनी चाहिए, ताकि एक, जैसे आपने कहा, अर्ली स्टेजेस में ही पता लग जाए। और इसी कारणवश भारत सरकार ने भी यही अब एक, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज का अभियान शुरू किया हुआ है। 30 वर्ष की उम्र से ज्यादा जो भी इंसान है उनको सालाना रूप में अपनी शुगर की जांच कर लेनी चाहिए। और जो भी प्राथमिक केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, घर के पास कोई भी सरकारी अस्पताल में, उसमें ये सुविधा मिल जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीमारी कई बारी जिसे कहते हैं साइलेंट रहती है, तो ये पता नहीं लगता कि 200, 250 शुगर चल रही, लेकिन जो मैंने लक्षण अभी बताए थे, हो सकता है कोई लक्षण प्रकट ना हो, और सालों साल इतनी शुगर बढ़ती रहेगी। तो जो जटिलताओं के बारे में हमने, जो दुष्प्रभाव के बारे में अभी हमने बात करी है, कई बारी पहली बारी वो जब मरीज प्रकट होता है तो वो जटिलताएं ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। तो इसका अर्थ है कि 5, 6, 7, 8 सालों से शुगर बढ़ी हुई थी और हमें इसका अंदाज ही नहीं था। तो अगर किसी को ये जो लक्षण हो तो तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। एक उम्र से ज्यादा आपको नियमित रूप से साल में, 2 साल में जरूर अपनी शुगर की जांच करा लेनी चाहिए, ताकि अगर लक्षण ना भी प्रकट हो रहे हो, आपको साइलेंट स्टेज में भी बीमारी पता लग जानी चाहिए। और एक चीज और कहूंगा इस हिस्से में, जो हम कई बार भूल जाते हैं, और इसमें भी सरकार ने काफी एक अभियान किया हुआ है कि गर्भवती महिलाओं में शुगर की जांच करना बिल्कुल ही आवश्यक है, क्योंकि कई बारी गर्भावस्था में भी शुगर बढ़ जाती है। ना वो केवल महिला पे दुष्प्रभाव करती है, बट होने वाले शिशु पर भी दुष्प्रभाव करती है। और एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस महिला को प्रेगनेंसी के दरमियान शुगर बढ़ती है, उनकी बाद में शुगर होने की जो लाइक्लीहुड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो एक हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग साइन हो जाता है कि ना केवल हम प्रेगनेंसी में इसका ध्यान रखें, पर उनकी मॉनिटरिंग भी हम बहुत ही, जिसे कहते हैं, स्ट्रिंजेंटली और केयर के साथ करें, ताकि उनकी भी अगर डायबिटीज बाद में उत्पन्न होती है वो हमें तुरंत पता लगे। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ना केवल लक्षण, एक नियमित रूप से टेस्ट कराना भी आवश्यक है। जी डॉक्टर शामकुमार, जैसा आप लोगों ने कहा कि पहले माना जाता था कि डायबिटीज, जिसे आमतौर पर शुगर कहते हैं, वो अमीरों की बीमारी है एक तरह से, लेकिन अब सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क ही नहीं मिटा है। हम देखें तो क्या उम्र को लेकर भी जो सीमाएं थी पहले, वो भी कहीं ना कहीं टूटी हैं? और अगर महिला और पुरुषों की बात करूं मैं, तो क्या इसको लेकर भी कुछ फर्क है?
जी, अभी मतलब जैसे अभी बता रहे थे कि पहले जैसे अमीरों की बीमारी मानी जाती है, अभी तो सब जगह मतलब मिलती है। दूसरी बात ऐसा है कि मतलब एक डेटा जो एक स्टैटिस्टिकल ये है कि 88 पर मतलब 88 मिलियंस ये साउथ ईस्ट में डायबिटिक थे 2020 में है, और इंडिया में उसमें से 77 मिलियंस पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। एक बड़ा ये है कि इंडिया सबसे बड़ा है। दूसरी बात जो मतलब चौंकाने वाली बात जो है कि अभी जैसे कि अर्बन रीजन में 10.9% है, लेकिन रूरल में बढ़ रहा है, मतलब 14.7% ये रूरल में है। तो ये अभी ये स्टेज नहीं रही कि मतलब गांव वाले लोग जो हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करते थे या उनका काम रहता था इसलिए उनमें कम होता था, इस तरीके से अभी बात नहीं रही है। अभी सभी जगह में ये करता है। और आयुर्वेद में भी दो तरीके से उनको माना है। मैंने जैसे आप पहले बार बताया था कि ये कफ संभव मतलब कफ के कारण भी होता है, साथ में उन्होंने क्षय के कारण भी माना है। मतलब एक ओबेसिटी एक जैसे कारण माना गया है, वैसे धातु का क्षय होना वो भी एक कारण माना गया है। और रही मेल फीमेल की इसमें भी जहां मतलब स्ट्रेस इंड्यूस भी मतलब स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज बढ़ता है। जनरली अभी मेल में अभी थोड़ा इंसिडेंस है ये, लेकिन ये भी धीरे धीरे वो इक्वली होने जा रहा है। मतलब ऐसा रहा नहीं कि अभी मेल को ही और फीमेल को ही ज्यादा है, अभी सब लोग इक्वली ये हो रहे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आशा, अगर होम्योपैथी पद्धति की बात करें तो डायबिटीज में होम्योपैथी पद्धति कितनी कारगर है? होम्योपैथी का ऐसा है कि जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन एक होती है जिसमें 125 तक शुगर हम लोग लेते हैं, तो उसमें हम लोग उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देकर तब उनको हम अच्छी से दवाई देते हैं ताकि उनको आगे वो बीमारी ना बढ़े। और सबसे पहले इसमें होम्योपैथी का तो क्या, इसमें तो हर एक पैथी को एक बराबर ही मूवमेंट करनी चाहिए कि डाइट, एक्सरसाइज और दवाई, ये तीनों तो उसको परमानेंट में फीचर होना चाहिए उसका लाइफस्टाइल में, क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारी है ये। और इसका लाइफस्टाइल से बीमारी तो हो जाए, इसका बेसिकली मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। क्या आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? फिर दवाई आप कोई भी खा सकते हैं, जैसे हमारी होम्योपैथिक दवाइयां भी होती है, पर वो प्री डायबिटिक जो आजकल बहुत ज्यादा, आई थिंक डॉक्टर निखिल ज्यादा इसको अच्छे से बता पाएंगे, आजकल प्री डायबिटिक काफी कॉमन हो गया है। 125 तक सर शुगर लेते हैं, उसमें तो लेवल उतना होना चाहिए, तो उसमें हम लोग उनको दवाई दे सकते हैं। अगर हमको पता है कि इस वजह से सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, अगर मोटापा है, उसको हम पहले दवाई देके थोड़ा उसको लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस है, आजकल स्ट्रेस का हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ी दवाई दे सकते हैं ताकि उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाए। पर एज सच होम्योपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी जो मेन दवाई है वो एलोपैथिक में ही है, वो या इंसुलिन ही है, उन्हीं पे पूरा डिपेंडेंट रहना चाहिए। साथ में हमारी दवाई ले सकते हैं वो, पर खाली अगर होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो जो अंदर जो डैमेज होगा वो हमको मालूम नहीं पड़ता है कभी कभी। और लोग फॉल्स क्लेम भी करते हैं कि होम्योपैथी से सब ठीक हो जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप उसको टेस्ट नहीं कराएंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं कराएंगे, तो अंदर कौन से डैमेज हो रहा है, आईज में डैमेज हो रहा है, वो नहीं मालूम पड़ता, वो फिर आप इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए आप दवाई तो एलोपैथिक लीजिए, लेकिन साथ में होम्योपैथिक लीजिए, लेकिन साथ में सबसे जरूरी है कि उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए, ताकि अंदर उनका स्टेटस जरूर पता रखता रहे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर टंडन, मैं ट्रीटमेंट को लेकर आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन को लेकर मैं जानकारी चाहूंगी आपसे, क्योंकि बचाव सबसे अच्छा तरीका होता है। कोई बीमारी आपके पास फटके ही ना, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, अपनी तरफ से कोशिशें करें। तो ऐसे क्या कोशिश है जो अपनी तरफ से की जा सकती है? बचाव के क्या तरीके हैं? दो बहुत जरूरी चीजें हैं, एक तो डाइट और एक फिजिकल एक्टिविटी। और जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, वही डाइट फिजिकल एक्टिविटी इलाज के लिए भी महत्वपूर्ण अंग है, और वही डाइट फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। डाइट में क्या आवश्यकता है कि खाने की मात्रा कम रखना, खाने को विभाजित करके खाना, खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करना, खाने में फैट की मात्रा कम करना, खाने में रेशे की मात्रा बढ़ाना, किसी भी समय ज्यादा ना खा के थोड़ा थोड़ा करके खाना, और उसको दिन में बांट करके खाना। कई सारी डाइट्स आई हैं, कई सारी डाइट्स गई हैं, लेकिन मेन प्रिंसिपल्स अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए काफी हद तक फायदेमंद रहते हैं। और जहां तक व्यायाम का सवाल है, देखिए ऐसा था कि एक जमाने जो हमारा नेचर ऑफ वर्क था उसी में फिजिकली एक्टिव होते, तो उससे हमें वर्क रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। अब अधिकतर लोग गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के या मेट्रो में बैठ के दफ्तर जाते हैं, वहां
दिन भर बैठे रहते हैं और घर लौट के आ जाते हैं। तो व्यायाम हमारे जीवन के एक जो पहले अभिन्न अंग होता था, वो वर्क रिलेटेड एक्टिविटी होती, वही खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए हमें लेजर टाइम फिजिकल एक्टिविटी करने की आवश्यकता है, और उसमें माना जाता है कि कम से कम आधा घंटा एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते में 5 दिन होनी चाहिए। उसमें मेरी सलाह यह है कि आप प्रयास ये करें कि 7 दिन करें। उसमें कभी कभार एक आध दिन छूट जाता है तो कटौती करके वो स्वयं ही 5 दिन पे आ जाता है। डर ये रहता है अगर आप 5 दिन का प्रयास करेंगे तो उसमें भी कट गया तो उसमें भी 1-2 दिन और कम हो जाता है। तो रेगुलर डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 आपके बिल्कुल ही की मुद्दे हैं प्रिवेंशन के लिए। जी, और मैं चाहूंगी इसके साथ जल्दी से आप एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी छोटा सा कमेंट दें, किस तरह से इलाज होता है इसका? देखिए, इलाज के लिए इलाज के 4 मोटे हिस्से, अगेन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ये तो आपके हो गए लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। फिर होते हैं मेडिकेशन, और चौथा हिस्सा होता है मॉनिटरिंग, मतलब टेस्ट कराना कि आप इलाज तो ले रहे हैं लेकिन उस इलाज से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बारी मरीज 3-3, 4-4 साल बाद आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो आप ही का इलाज ले रहे हैं, पर मैंने कहा मेरे इलाज फायदा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें मालूम ही नहीं है। तो इसको नियमित रूप से टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। दवाइयां भिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता में, और जो पैंक्रियास से इंसुलिन ज्यादा निकालती हैं। कुछ दवाइयां ऐसे हैं जो शरीर में इंसुलिन वैसे ही बन रही है उसके एक्शन में बेनिफिट देती हैं। कुछ खाने को किस तरह पचाया जाए उस पर असर करती है। कुछ पेशाब के जरिए शुगर शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन अलग अलग किस्म की दवाइयां होती हैं, और अगर टैबलेट से, मौखिक रूप से जो गोलियां खाई जाती हैं उससे लाभ नहीं होता है, फिर हमें इंसुलिन की सहायता लेनी पड़ती है, जो इंजेक्शन आज की तारीख में हमारे यहाँ अभी भी इंजेक्शन के रूप में ही इसका प्रचार है। चाहे वो दिन में 1 इंजेक्शन हो, 2 इंजेक्शन हो, कभी कभी ज्यादा इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, टैबलेट या इंसुलिन और मॉनिटर, ये 4 चीजें करनी आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर श्याम ग्रोवर, मैं चाहूंगी आयुर्वेद इलाज के बारे में आप बताएं, और क्या खाएं क्या ना खाएं, एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है डायबिटीज को लेकर, तो इसके बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? एक्चुअली जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन अगर ऐसे लगता है तो सबसे पहले तो पंचकर्म से शोधन करना चाहिए दोषों का, जो मतलब जो दुष्ट दोष माने जाते हैं उनको निकालने के लिए। जैसे पंचकर्म के शोधन में वमन है या विरेचन है, दोनों में से एक प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू मतलब जो सलाहकार देंगे उसी हिसाब से करना है। उसके बाद में जैसे बाकी सब लोगों ने बोला है, हमेशा आयुर्वेद भी ये बोल रहा है, व्यायाम बोला है। व्यायाम के लिए उन्होंने स्पेसिफिक बोला है अर्धशक्ति व्यायाम। अर्धशक्ति व्यायाम का मतलब है कि हम इतना व्यायाम करें कि हल्की सी स्वेटिंग हो जी, उसको अर्धशक्ति, मतलब माथे पर स्वेद बिंदु आए उसको अर्धशक्ति व्यायाम के इससे करते हैं। तो अर्धशक्ति व्यायाम होना चाहिए। डाइट का सबसे आयुर्वेद बहुत ज्यादा इस पर ध्यान रखता है कि डाइट के बारे में क्या क्या रहना चाहिए खाने में। जैसे ऑयल अगर ये है तो सर ने बताया कि रिफाइंड ऑयल, और उसके लिए क्या आयुर्वेद मतलब सरसों को तेल को थोड़ा सा प्रमोट मतलब ये करता है स्पेसिफिक डायबिटिक कंडीशन में, सरसों का तेल या अलसी का तेल। वेजिटेबल में परवल, बथुआ, मेथी, करेला, इस तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद में फ्रूट्स में जामुन, आंवला, इस तरीके से फल आने चाहिए। अमरूद या संतरा ले सकते हैं। अगर पल्सेस लेना है तो कुलथी या मूंग या तो तुअर की दाल, ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से है। और बाकी मतलब हल्दी और आंवला का कॉम्बिनेशन बताए हैं जो मतलब प्रिवेंशन के लिए हेल्प करते हैं इसके लिए जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ में स्ट्रेस की भी ट्रीटमेंट, मतलब मेडिटेशन भी होना चाहिए, मतलब डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम लोग जी इसके साथ तभी हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। फिलहाल इस अंक का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, समय निकाला आपने, उस चर्चा में शामिल हुए, जो ज़रूरी सलाह और उपाय हैं हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक उन पर ध्यान देंगे और उन्हें अपनाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो देखा आपने कि जीवन शैली में बदलाव, नियमित दिनचर्या, पौष्टिक और संतुलित खान-पान और नियमित व्यायाम और योग के जरिए डायबिटीज को खुद से कोसों दूर रखा जा सकता है। उम्मीद है आप भी आज दी गई सलाह और उपाय अपनाएंगे और रखेंगे खुद को बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।